गुड इवनिंग, खुशामदीद, नमस्ते। मैं आपकी होस्ट और दोस्त डॉक्टर विनी कांट्रू। मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ थर्सडेज विद विनी कांट्रू में, जिसमें हम एक सीरीज कर रहे हैं विंटर इलनेसेस पे। वी आर डूइंग अ सीरीज ऑन विंटर इलनेसेस एंड अमंगस्ट देम physiotherapy is one of the vital modes of transforming these winter blues into something which we can create and we can make our life very productive. तो फिजियोथेरेपी पे आज हम बात करेंगे इसके बारे में कुछ और। आज हमारा 963rd एपिसोड है और मैं आपके सामने एक नए गेस्ट को लेकर आऊंगी आज, जिसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर के बाद। पहले चलते हैं हेडलाइंस ऑफ द डे पे। आज की हेडलाइंस में क्या है? PMSTIAC मीटिंग डेलिब्रेट्स रोबस्ट रेगुलेटरी इकोसिस्टम फॉर मेडिकल प्रोडक्ट्स इन इंडिया। जैसे हमने देखा है हर तरफ मेक इन इंडिया की गूंज है, तो मेडिकल प्रोडक्ट्स में भी ये रेवोल्यूशन आना जरूरी है। तो काफी हद और काफी तौर पे इस पे काम हो रहा है। कई सारी कंपनीज सामने आ रही हैं अपने मेडिकल प्रोडक्ट्स को लेके। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन राइट्स टू एनएमसी हाइलाइटिंग कंसर्न्स about the next related to affordability and accessibility of medical education. मेडिकल एजुकेशन के बारे में हमें ज़रूर सोचना चाहिए किस तरह इसको ज़्यादा सक्षम बनाया जा सकता है, इजी टू रीच बनाया जा सकता है, और किस तरीके से हम इसकी बजटिंग कर सकते हैं। Every government hospital in Karnataka should have a full-fledged physiotherapy wing, says Gehlot. So हर जगह जिस तरह हमने देखा है हॉस्पिटल्स में रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जो कि हमारे सीओपीडी जैसी इलनेस के साथ एसोसिएटेड होते हैं, जो कि विंटर इलनेसेस में आता है। इसी तरीके से फिजियोथेरेपी जो एक वाइटल पार्ट है बाकी सारी डिजीजेस का, स्पेशली ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स का, तो वो सेंटर्स भी हर हॉस्पिटल्स के साथ खुलने चाहिए। ऐसा हो भी रहा है देश भर में, और जितने ये ज़्यादा सेंटर्स खुलेंगे उतना हमारी जनता के लिए बहुत कारगर साबित होंगे। 30 करोड़ बेनिफिशियरी कार्ड्स आर क्रिएटेड अंडर आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम, जैसे हम सब जानते हैं, इसके अंदर आप अपना ट्रीटमेंट हॉस्पिटल से करा सकते हैं। एक ये इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस है, जो आपको एश्योरिटी देता है कुछ हद तक आपके हॉस्पिटल एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए। आज हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक क्या है? द टॉपिक ऑफ द डे। आज का हमारा टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ फिजियोथेरेपी विच आर मोर वाइटल इन विंटर। क्यों फिजियोथेरेपी इम्पॉर्टेंट है, इसके क्या यूजफुल टिप्स हैं, और किस तरीके से फिजियोथेरेपी होनी चाहिए, किन कंडीशंस में फिजियोथेरेपी होनी चाहिए, किस हद तक होनी चाहिए, और क्यों विंटर में स्पेशली फिजियोथेरेपी इम्पॉर्टेंट है, इस पे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। मुझे बहुत ही एक सुखद अनुभव महसूस हो रहा है अपने आज के गेस्ट को इंट्रोड्यूस करने में। मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ डॉक्टर आशु गुप्ता जी को। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? नमस्कार। ऑल मैम, थैंक यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। जी, आपके बारे में बता दूं, Dr. Ashu Gupta is an honor and profound privilege to be introduced here, a beacon of simplicity and virtue. He serves as a living inspiration to emerging physiotherapists. Graduating in 1997 from the National Institute of Orthopedics, Calcutta University, he further pursued a diploma in sports physiotherapy in 2009. For the past 25 years, Dr. Gupta, a highly motivated and confident individual with exceptional multitasking and organization skills, has dedicated himself to the healthcare services. His journey began at the Indian Spinal Injury Center in 1998 till 2000, followed by a decade at the Central Institute of Orthopedics, which is between 2000 and 2010. Currently, he holds the position of Head of Physiotherapy Center at the Sports Injury Center, Safdarjung Hospital, since September 2010.
Beyond his clinical roles, Dr. Gupta has conducted numerous workshops on advanced physiotherapy techniques and served as a guide and mentor to the students from various universities. His excellent client facing skills and sensitivity towards patients exemplify his nature of soaring high in the field. So, very Thank you, warm ma'am. welcome, Dr. Gupta. Thanks again, ma'am. तो आज का हमारा टॉपिक फिजियोथेरेपी के ऊपर है और जानबूझ के हमने ये टॉपिक चूज किया है। विंटर जैसे हम सबको पता है एक चिल दौड़ जाती है हमारी स्पाइन में जब हम विंटर के बारे में सोचते हैं, स्पेशली जो ओल्ड लोग होते हैं, उन्हें ऐसा जी, लगता है कि विंटर में उन्हें रोजमर्रा के काम करना भी कई बार मुश्किल होने वाला है, क्योंकि विंटर में हमारी मसल्स और बोन्स जो हैं थोड़ी-सी कम लचीलेपन में रहती हैं। सो जी. क्यों होता है ऐसा विंटर में कि हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो है, वो थोड़ा अफ़ेक्ट हो जाता है? So, ma'am, we'd like to start with the cause of basically joint and muscle pain during winter, especially during winters. So, ma'am, this cold weather leads to the changes in the body response to the temperature, which and these changes results to the thickening of the synovial fluids, which is present in the joints. Basically, it's a fluid which keeps our joint warm and which keeps our joints going actually. So, this thickening of the synovial fluids leads to the stiffness and pain in the joints and which ultimately turns to the muscles also. And so there are many more factors which are attributing to this particulars and especially during winters. So I would like to bring to the notice a few of those factors. First of all is the reduced physical activity. So during winter season, people prefer to stay indoor and which decreases the physical activities, which can lead to muscular weakness and pain, and which ultimately turns out to be some sort of aches and pains basically. Second, and one more important is vitamin D deficiency. So because of less exposure to the sun, and limited activity again, there is less exposure to the sun, and vitamin D, as we all know, it's very important for the bone formation. It helps in the essential part of the bone, healthy bone it is required, which again leads to weakness and bones and muscles basically. Third, one major component which is normally get ignored is dehydration. Most of us, we end up less water during winters because of one or the more reasons. So our body eventually gets dehydrated, which results in, and if you go out or if you do some activity, it turns into there are cramps, and again it turns into one or the other kind of pains basically. One more important factor which I would like to, which is not commonly discussed, is a seasonal affective disorder, SAD we call it as. It is a type of depression actually, which most of us we don't realize, but we get into the trap of this, and we because staying indoors, not doing any activity, it increases so-called sometimes negativity, and it disturbs our sleep pattern, it disturbs our and which ultimately leads to the muscle joints and pain basically. One more thing, this extreme cold at times, cold wave, what we call it, is it contracts our muscles. It increases the tension in the muscle, basically. So, which ultimately again leads to the. So, these are various factors, and depending upon the age group, depending upon the, like if there is some pre-morbid condition, so these factors can affect one or the other person accordingly. जी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने समझाया किस तरह क्या कारण जी, होते हैं विंटर में हमारे मस्कुलोस्केलेटल के कम लचीलेपन होने के और कम काम करने के। इसमें सबसे जी, ज़्यादा वाइटल आपने बताया कि हमारा जो जो साइनोवियल फ्लूइड होता है या जो जी, ल्यूब्रिकेशन फ्लूइड हमारे जॉइंट्स के अंदर होता है, वो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है विंटर में, जिससे कि उसका जो ल्यूब्रिकेशन उसका काम है, वो थोड़ा कम हो जाता है। वहीं विटामिन डी हमें सन ज़्यादा नहीं मिल पाता विंटर में, विटामिन डी की कमी से एक्स एंड पेन्स ज़रूर रहते हैं। आपके जी, मसल्स जो होते हैं, वो थोड़े से तन जाते हैं, थोड़े से खिंच जाते हैं, कंट्रैक्शन होती है ठंड की वजह से।
उन्हें ब्लड सप्लाई पूरी तरीके से नहीं मिलती क्योंकि वार्म ब्लड नहीं होता, वहाँ ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और उसके कारण आपके मसल्स में भी एक्स एंड पेन्स रहते हैं। बहुत जी ही इम्पोर्टेंट आपने बताया कि डिहाइड्रेशन जो कि लोगों को ऐसा लगता है कि समर में होती है, केवल विंटर में तो हो नहीं सकती, एक भ्रम है ये। क्योंकि हमने देखा है विंटर में हीटर जो रूम हीटर है उसका इस्तेमाल भी जी काफ़ी बढ़ जाता है। जी और लकड़ी वाला जो हम जो आग जलाते हैं अपने आसपास, उसकी हीट से जो ड्राई हीट प्रोड्यूस होती है, उससे ये डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम विंटर में भी काफ़ी कॉमन होती है। तो लोग पानी बहुत कम पीते हैं। ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कारण है आपके मसल्स में क्रैम्प्स होने का, एक्स एंड पेन्स होने का। और वहीं दूसरी तरफ जैसे डिप्रेशन की बीमारी जो सीज़नल भी बताई जाती है, सीज़नल अफेक्टिव डिसऑर्डर जिसे कहते हैं, सन की कमी के कारण या सन रेज़ जब हम नहीं देखते हैं, तो हमारे दिमाग में कुछ हार्मोन्स की कमी के कारण ये फैक्टर्स आ सकते हैं। नींद में गड़बड़ के कारण भी हमारा मस्कुलोस्केलेटल कम काम करता है। लोगों जी के लिए जी हिंदी में ट्रांसलेट किया मैंने क्योंकि कई सारे हमारे श्रोता बोलते हैं कि हमें दोनों ही लैंग्वेजेज़ में समझाइए, तो क्योंकि आपका ये एक्सप्लेनेशन इतना क्रिस्प और इतना अच्छा था, तो मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया। हमारे थैंक यू साथ मैम। काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं सर, रामेश्वर सिंह पनवर जी हैं, हमारे साथ हर थर्सडे को जुड़ते हैं, नितिन नरूला जी हैं, शुभलता चटवाल जी है, गुड इवनिंग टू एवरीवन, आपको नमस्ते बोल रहे हैं सर सब लोग। नमस्कार। इनके कुछ सवाल मैं लेना चाहूँगी थोड़ी देर बाद। हम बात करते हैं कि जैसे हमने देखा बहुत अच्छे से आपने समझाया क्यों हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम विंटर में ज़्यादा अफ़ेक्ट होता है। तो जी इसको जो है इसको दूर करने के क्या तरीके हैं और फिजियोथेरेपी किस तरह हेल्प करती है? So, madam, there are two ways of looking at it. First is our general exercise regime, which we all should follow. And usme physiotherapy, as a physiotherapist, we can very well attribute to what do's and don'ts are not allowed. Because as if we go into detail, don'ts are more important than do's. Because we end up doing wrong things or we end up, overdoing at times, and that causes to trouble all the times basically. And second part is when it related to the physiotherapy to the patients basically who are bedridden, who have some prolonged, who are there in for some prolonged illness, किसी को stroke हुआ है, किसी को कोई और illness है, किसी ने अपनी कोई सर्जरी कराई है, तो उन लोगों को लिए तो हमारा जो रोल दोनों में है। अगर हम पेशेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें जो कि बेड रिडन हैं या जिनको कि जॉइंट्स पेन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड है, कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिनको मल्टीपल जॉइंट पेन्स की प्रॉब्लम कई बार हो जाती है, तो उसमें इन दोज पर्टिकुलर एंड देयर आर सम पेशेंट्स हु नीड चेस्ट फिजियोथेरेपी because being in bed at times decreases our chest mobility also. So अगर हम पेशेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फिजियोथेरेपी इन जनरल इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग ओवर जॉइंट रेंज ऑफ मोशन। हमारी कुछ सिंपल एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि हम पेशेंट्स को बताते हैं एंड देन दे डू them on regular basis, so that joint range of motion increases, that ultimately helps in decreasing the pain and stiffness in the. Second is injury prevention. With proper techniques, with correct measures, we can always tell कि कि आपको कैसे उठना है, बैठना है, कितना आपको सीट यूज करना चाहिए. So as I told you कि this comes under the precaution. So this is also a very important. Third, as I told you, chest physiotherapy, जिसमें हम सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, सिंपल इंडोर हम लोग स्पायरोमीटर्स बताते हैं. देयर आर सम सिंपल पोस्चरल ड्रेनेज टेक्निक्स जिससे कि अगर कोई इन्फेक्शन से कोई म्यूकस वगैरह इकट्ठा हो गया है बॉडी में, सो इवन दैट कैन बी ड्रेन्ड विद सिंपल टेक्निक्स ऑफ फिजियोथेरेपी. एंड अल्टीमेटली ओवर एम इज टू improve quality of life in one way or the other by increasing range of motion, decrease pain. So in those kind of patients, it comes like, it brings a lot of positivity also in one way or the other. One, and this can come to some simple stretches, and there are some exercises जो हम pain में कर सकते हैं. We call them as isometric exercises. So some basic exercise can be introduced. They not only maintain the muscle tone, they helps in increasing the joint range of motion and so decreasing the pain that way. And one thing which again is very important is vestibular therapy, basically vestibular rehab therapy,
which is very commonly used for dizziness and postural vertigo, which is very common during winter, especially. So there are again some simple exercises which can be introduced. First, we diagnose the problem and then we make a customized program for that. This is one part of physiotherapy. Second is physiotherapy, which I'll tell ki those there are people who are like fond of jogging, those who are fond of exercising, those who go out, work out, those who are into cycling. So in that part, have a different role actually. So according to international studies, a moderate amount of exercises is essential, especially during winters. Not only as it maintain our joint range of motion and flexibility, it boosts up our immune system. Thereby, it helps us in increasing the in fighting against the viral infection or bacterial infections also. So some basic precautions are required for fit people who are those who want to exercise, but those who are afraid of or those who don't know exactly. So what we normally suggest, like a proper this thing is required, like a proper clothing is required. So if you are there are some sports persons who come to us who say कि we can't stay back, हम लोग रुक ही नहीं सकते हैं एक्सरसाइज के बिना. So we tell them कि proper आपका जो layers हैं, if you are into some kind specific sports specific training, if you want to run or if you want to jog or if you want to some kind of other activity outside, so the outfit or the attire should be proper. Head should be properly covered with the and there should be using the gloves. Then there has to be, if you are going out cycling in the dark, then you should be wearing a reflector or, the dress need to be proper. And we need to make it sure that the road or the place we are going, it should not be slippery. So this come under a little bit of prevention. So better safe than sorry. So and normally we suggest them to work out during the day, like daylight in the sense 11 p.m. onwards, because the sun is there. So they have added advantage of exposure to the sun, getting some vitamin D. So in our main aim is to just to boost up the immune system, just to increase the mood levels, because exercise is also increases the endorphin levels in the body, just thereby lifting your mood. So there are multiple factors. So all of them combine, and so patients के लिए we need to diagnose and make a customized program. And for those who love jogging, trekking, or other kind of activities as a part of their profession or as a part of their daily routine. So for them, we tell them differently actually. And one more thing Right. which is well, last thing, ma'am, to sum up. One more thing which is very essential, especially during winters, is extra warming up. So we tell them, because suppose if somebody is just got up and if you go out and start doing, so you may end up doing one or the other, come up with one or the other injury because your back is stiff, your shoulder is stiff, and your body is not prepared. So what we tell them, suppose if you are in summers, if your body is ready in 5-7 minutes, in winters it may take 10 to 15 minutes. So give yourself time, and then only we should proceed further. Yes, ma'am. जी. Thank you. सो वार्म अप बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर साहब बता रहे हैं, क्योंकि विंटर में क्योंकि हमारा जो खून है वो थोड़ा-सा कम दौरा करता है, जैसे हमने बात की थी लास्ट टाइम भी, ये कम दौरा करने के कारण इसे वार्म अप होने में थोड़ा टाइम लगता है। सो 10-15 मिनट वार्म अप ज़रूरी है। यदि आपका टाइम वार्म अप का 7 मिनट था समर में, तो उसको डबल करके 15 मिनट कर दीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। कुछ डॉक्टर साहब ने हमें बताया स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में, और कुछ बताया कि पेशेंट्स जो होते हैं, कई बार पेशेंट्स बेड रिडन होते हैं, जिनको चेस्ट फिजियोथेरेपी की या रेंज ऑफ मोशन जो हमारे जॉइंट्स के हैं उन फिजियोथेरेपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट किस तरह से ये एक टेलर्ड प्रोग्राम बनाया जाता है हर पेशेंट के लिए फिजियोथेरेपी डिसाइड करने के लिए। सो एक सवाल मैं लेना चाहूँगी नितिन नरूला जी का। इनका ही वांट्स टू नो हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन मसल, नर्व एंड जॉइंट पेन? हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन द थ्री ऑफ देम? What kind of a pain are we suffering from? So, ma'am, actually, this requires a lot of study. So, any pain which is there in the muscle may be localized only. Any localized pain which is there in the muscle, so that can be after a soft tissue injury, or that may be
just like after long walk or long trekking, and so it is most of the muscle pains are localized and they do get better on their own. Most of the nerve pains, they normally comes after once there is compression in the, and that is normally like a sciatica is one common form of nerve pain basically, which most of us know and most of have felt during our lifetime basically. So when a nerve get compressed between the soft under the soft tissues, then the pain goes down the nerve. So most of the nerve pains are very shooting pains. Either they go through their arm, they go through their leg, or their pain are they are much more difficult to treat than the, and the joint pains normally comes with age. So normally joint pain starts as we say arthritis or as we say we are aging. So normally joint pain starts after 45. They do come early or they do come late depending upon your lifestyle, depending upon your weight, or if you have a hereditary some issue or there may be some kind of a injury, some kind of an accident. So there are many other attributing factors, but most of the joint pains they are related to age basically. जी। G. सो काफ़ी सारे तरीके हैं इनको डिफरेंशिएट करने का, इनके कुछ टेस्ट भी होते हैं, कई बार हम टेस्ट के थ्रू रन करते हैं पेशेंट्स को, या फिर जानते हैं कि क्यों पेशेंट को कहीं पे प्रॉब्लम है, कुछ एमआरआई भी कराते हैं, कई सारे कारण हैं नितिन जी ये सारी पेन्स होने का। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि उनका कैरेक्टर, पेन का कैरेक्टर कई बार हमें बता देता है कि पेन किस वजह से होगा मरीज को। सो फिजियोथेरेपी के बारे में हम बात कर रहे हैं। बात चली थी कि यदि कोई अपनी हेल्थ के लिए फिजियोथेरेपी कराना चाहते हैं, जैसे आपके पास भी काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स इंजरीज़ आती होंगी और हमने आजकल देखा है एक्सट्रीम स्पोर्ट्स के कारण या फिर एक्सट्रीम वर्कआउट के कारण कितनी इंजरीज़ आप देखते हैं, और इन चीज़ों को प्रिवेंट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आपकी सबसे बेस्ट एडवाइस क्या है एक यंग नॉर्मल आदमी के लिए जो अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए या जनरली हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइजेस करते हैं? So, madam, as per my experience, what I can clearly and definitely tell all of you, like our body always give us signals. So when we are working out, whenever we are doing some activity, our muscles, our brain always tell us to stop. When we end up overdoing, when we abuse our body, like and when we don't listen to our body, then only this injury comes actually, first thing. And second thing, most of the soft tissue injuries, most of the muscles and joint injuries, they can be very well taken care of if we intervention is early. So suppose if somebody has injured his or her leg or ankle or knee or something today or maybe yesterday, and if somebody has know what to do, then maybe we can reduce the problem by 80%, up to 80%. I have seen these cases. So early intervention is always very essential. Most of the time it happens कि we ignore it, we say कि नहीं ये तो ऐसे है, we end up doing our home remedies. Then every other second person in our country is a doctor actually. So we'll try to take or we'll take their advice. We don't know whether hot is required, cold is required. We end up doing some home remedies. So which 8 out of 10 टाइम इंक्रीजेज द प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम फिर इतना हो जाता है कि जिसमें हमें हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, फिर टेस्ट कराने पड़ते हैं, एंड देन द रिकवरी टाइम विच अर्लियर इट मे टेक अप टू 1 week, which that may take up to 6 weeks or maybe 3 months at times. And one more factor which is very unfortunately which is still there in our country is unawareness. हम लोगों को जो स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे जो जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो उनके कोचेज हैं, उनको अवेयरनेस काफ़ी कम है। हमने बहुत देखा है यहाँ पे कि वो अगर कोई टेनिस प्लेयर किसी नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसको अगर इंजरी हुई है, दे डोंट टेल देम टू स्टॉप, दे सेड कि ये होता रहता है, आप प्रैक्टिस करते रहिए। And from the damage which is 10 to 20%, it at times goes up to 80 to 90, and we have seen some practical examples and we feel sorry, and then they say कि हमें तो आइडिया नहीं था, हमें बताया नहीं गया, हमारा 10 दिन के बाद हमारा। So awareness about the problem, awareness about the nature of the problem, that is very important. जी। जी। तो डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं कि अवेयरनेस होना कि यदि आपको कहीं चोट लगी है तो तुरंत उसको चेक कराएं, आप क्वैक्स के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि हमने देखा है कि डॉक्टर्स पे यूजुअली जो
ट्रस्ट फैक्टर है वो कहीं ना कहीं कम हो गया है। और यदि आपको कोई भी सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन बोलते हैं कि इसको सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है रिपेयर करने के लिए, फॉर एग्जांपल मेनिस्कल टेयर्स बहुत ही कॉमन होते हैं जो कि जी नी में होते हैं, और लोग इसको इग्नोर करते जाते हैं, यहाँ तक कि यंग लोग फिर चल नहीं पाते। लेकिन इनिशियली वो ऐसा सोचते हैं कि डॉक्टर ने हमें क्यों सर्जरी के लिए बताया, ये अपने फायदे के लिए ऐसा कह रहे होंगे। लेकिन जितनी जल्दी किसी भी चोट को ठीक किया जाए उतना ही जल्दी वो ठीक हो जाती है और आपको चलने फिरने में इतनी डिसेबिलिटीज नहीं होती हैं। क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे मसल्स और हमारी बोन्स होती हैं वो दोनों कनेक्टेड होती हैं। यदि आप अपने किसी भी जोड़ को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आसपास की मसल्स भी बहुत वीक हो जाती हैं। और जब आप इनको लेट जो है जब ट्रीटमेंट देते हैं या फिजियोथेरेपी करते हैं तो उनकी रिकवरी इतनी अच्छी नहीं हो पाती जितना अर्ली इंटरवेंशन से होती है। सो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। बात आई थी एल्डरली लोगों की, लोगों के सवाल भी आ रहे हैं इसके ऊपर। एल्डरली लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है विंटर में, ज़ाहिर सी बात है, उनके जोड़ और मसल्स जो होते हैं यंग लोगों से थोड़े बहुत कमज़ोर होते हैं, एजिंग होती है, उनकी कोमॉर्बिडिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं, जैसे आपने पहले ही बताया पहले सवाल में कि कोमॉर्बिडिटीज़ के कारण भी दौरा जो है खून का मसल्स और बोन्स का कम होता है, जिसके कारण इनकी वर्किंग में अफेक्ट होता है। सो किस तरीके की फिजिकल एक्टिविटी हम रेकमेंड कर सकते हैं एल्डरली लोगों के लिए जो कि सोचते हैं कि हम कम चले, घर में रहें, कुछ एक्टिविटी ना करें तो वही सब चीज का तोड़ है। तो क्या कहेंगे इस बारे में? So, ma'am, there are few things elderlies के when we are talking about elderlies. First and foremost, they need to work on their breathing pattern. क्योंकि उनमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो चेस्ट की वजह से आती है. They need to keep drinking lukewarm water throughout the day. That that maintains the moisture in the, and they need to be doing some breathing exercises. They need to be doing some simple joint range of motion exercises. कई बार ये बहुत बोरिंग हो जाता है, इसलिए हम उनको आजकल बहुत स्मॉल स्मॉल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं अमेजोन पे. वन ऑफ देम इज पेडल. इट्स लाइक ए पेडल सॉर्ट ऑफ थिंग, जिससे कि हम हाथ की और पैरों की दोनों की हम एक साइकिल टाइप से चलाकर हम एक्सरसाइज कर सकते हैं. जिनके पास जगह की और बाकी चीज़ों का अभाव है वो भी इस चीज़ को लेकर अपने सिंपल एक्सरसाइजेज इस चीज़ को कर सकते हैं कि अपनी अपर बॉडी और लोअर बॉडी के जॉइंट, हिप, नी, एंकल, शोल्डर, एल्बो एंड रिस्ट की मोबिलिटी हम उससे मेंटेन कर सकते हैं. सेकंड थिंग एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज sit in the sun whenever possible and wherever possible. So half an hour, 45 minutes of sitting in the sun, that makes a lot of difference. So it is advisable, जैसा भी situation allow करती है, they should go out, they should. And one more thing, they need to be like keep talking to people around, because we have come across some people जो अकेले रहते हैं जिनको मुश्किल है. तो दे नीड टू बी इन सम काइंड ऑफ सोशल सिस्टम जहाँ पे कि वो हफ्ते में एक या दो बार जाके लोगों से मिले. दैट अपलिफ्ट्स देयर मूड. दैट बिकॉज हमने कई बार देखा है कि ड्यूरिंग एक्सट्रीम विंटर्स द फर्टिलिटी रेट इंक्रीजेस, बिकॉज वो लैक ऑफ एक्सरसाइज, ब्रीदिंग, आपका चेस्ट में आपका प्रॉब्लम आ गया मल्टीपल. सो एंड पीपल डू गेट, this multiplies actually during winters. So we need to work on all these simple things. There are some online sessions available these days. योगा की क्लासेस सुबह शाम आजकल टीवी पे चल रही होती हैं. तो वॉट एवर देयर बॉडी इज अलाउइंग, एंड जितना भी वो अपना चेयर पे हैं बैठकर, बेड में बैठकर, या अगर कोई व्हील चेयर बाउंड है, जितना भी एक्टिविटी, दे एवरी 2-3 hours दे शुड वॉक फॉर 5 to 7 minutes इनसाइड द हाउस. अगर वैसे वॉक कर सकते हैं बहुत अच्छा है, अदरवाइज दे कैन यूज अ स्टेक और ए वॉकर एज पर देयर कंडीशन. सो स्मॉल एक्टिविटीज लाइक विद ब्रेक्स इज वेरी मच रिक्वायर्ड एक्चुअली. जी। और कई बार हमने देखा है कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होती है कि चलने की, मोबिलिटी बढ़ाने की कुछ इक्विपमेंट्स भी अवेलेबल है, जैसे आप जी लोग प्रोवाइड करते हैं, असेस करते हैं, उसके बारे में हमें बताइए कि एल्डरली लोगों में कुछ मोबिलिटी की जो ये जो स्टैंड्स होते हैं, जो स्पेशली स्ट्रोक के पेशेंट्स में होते हैं, उसमें क्या-क्या इक्विपमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों की मोबिलिटी बढ़ाने के लिए? मैडम, स्ट्रोक में डिपेंड करता है कि हमारी रिकवरी कितनी है एक्चुअली. बिकॉज अगर स्ट्रोक के पेशेंट को अच्छा उसको ट्रीटमेंट मिला है, अगर बहुत अर्ली इंटरवेंशन है, तो 80% ऑफ द पीपल दे आर इंडिपेंडेंट.
सो व्हाट हमारा मेन एम एल्डरलीज में ये रहता है कि एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग पे आप वापस आइए. You should be independent enough in your food eating habits, in your toiletry habits. So उनके लिए हम लोग जैसे एडवाइस करते हैं कि बाथरूम में आप अपना एक एक्स्ट्रा बार वगैरह लगवा लीजिए जिसको कि पकड़ के आप उठ सकें. आप अपने अगर घर में जगह है तो आप एक साइड में रोड लगवा लीजिए जिसको कि आप पकड़ के वॉक कर सकें. एंड अगर आपकी कुछ चलने में दिक्कत है जैसे मैंने बताया हम एक क्वाड्रीपोड आता है जिसमें 4 वो होते हैं नीचे. वी कैन दे कैन यूज अ स्टिक. We advise them to neurological patients because उसका advantage है कि you can keep it anywhere. And nowadays there are some very good wheelchairs available outside. वॉकर्स अवेलेबल जिसके अंदर एक सीट होती है बैठने के लिए. पहले वो बाहर मिलती थी, अब वो इंडिया में भी अवेलेबल होने लगे हैं. तो आप वॉक करते हैं जहाँ पे आपको थकान लगती है वहीं आप बैठ सकते हैं. उसके अंदर एक बेल लगी होती है, उसके अंदर एक पाउच होता है जहाँ पे अपना आप फोन रख सकते हैं. So there are many gadgets available which as per the requirement of the patients one can use actually. And then there are simple जैसे मैंने बताया एक shoulder pulley आती है, बहुत इकोनॉमिकल है और we can it can be made at home also with a small pulley and rope. So उसको हम घर में लगा सकते हैं. So there are some exercises which can be done very cheaply and which can be done at any time of the day, which are and you are not dependent on anyone for this. जी, डिपेंडेंस का जी बहुत बड़ा एक फैक्टर है एल्डरली लोगों में, ये सोच बहुत आ जाती है स्पेशली जब वो अकेले रहते हैं, कि किस तरह जी हम ना डिपेंडेंट हो, कहीं गिरे ना, और ये गैजेट्स उस समय काफ़ी काम आते हैं. सो ज़्यादा जी जानकारी के लिए आप इंटरनेट भी देख सकते हैं. इंटरनेट में काफ़ी सारे गैजेट्स अमेज़न पे भी अवेलेबल हैं. जिसमें आप अपने पेरेंट्स के लिए या लव्ड वंस के लिए चूज़ कर सकते हैं कि किस तरीके का गैजेट उनके लिए हेल्पफुल होता है. लेकिन यदि कोई आपके पेरेंट्स या रिश्तेदार या आपके लव्ड वंस मोबाइल नहीं है, तो उन्हें इस चीज़ से बाहर निकालने की कोशिश करें, क्योंकि एक जगह बैठे रहना, फिजिकल एक्टिविटी कम होना स्मोकिंग के बराबर माना जाता है, क्योंकि एक जगह जब हम बैठे रहते हैं तो हमारे बॉडीली सिस्टम्स काफ़ी अफेक्ट होते हैं. मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम अफेक्ट होता है, हमारे जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो अफेक्ट होती हैं, हमारे लंग्स अफेक्ट होते हैं. यदि आपको कोई लंग की पहले से अफेक्शन है, स्पेशली ब्रोंकिएक्टेसिस है, उसमें काफ़ी ज़्यादा सिक्रीशन फंसने के कारण बार बार निमोनिया के चांसेस रहते हैं. सो इस चीज़ को ज़रूर दूर करें. बहुत सारे साधन अवेलेबल है. आप फिजियोथेरेपिस्ट से मिले, इस चीज़ का संकोच ना करें कि फिजियोथेरेपी हमारे लिए कोई कारगर नहीं हो सकती. फिजियोथेरेपी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकती है बहुत सारे आपके प्रॉब्लम्स का. ये भी हमने देखा है कि लोग काफ़ी संकोच करते हैं कि फिजियोथेरेपी तो हमें नहीं चाहिए, हम अनुलोम-विलोम कर लेते हैं. ये काफ़ी है हमारी बॉडी के लिए. इसके बारे में कुछ बताइए सर? So, ma'am, actually, we all know that yoga is very good for all of us. In fact, since ancient times, people are doing, and in fact, now it has gone abroad also. We are celebrating a yoga day, and we everybody practically is doing. So, ma'am, if we talk about physiotherapy, physiotherapy is in exercises are one form of scientific yoga. In yoga, we end up doing everything, and we have patients जो कि कई बारी सूर्य नमस्कार करते हैं उसमें 11 या जितने भी उनके स्टेप्स होते हैं वो करते हैं एंड दे एंड अप विद देयर पेन इन द बैक पेन इन द शोल्डर और पेन इन द नी और पेन इन द hamstrings because and in physiotherapy we customize our exercises. So in today's world when we are all are most of us are surrounded by all kind of facility जहाँ पे हमारी ओवरऑल मोबिलिटी कम है. अगर हम मेट्रोज की बात करें तो उसमें कई बारी हम लोग फंस जाते हैं उसके अंदर कि हम हमने अभी मेरे पास एक पेशेंट आए थे बोलते हैं हमने एक वो दिखा रहे थे कि उसके अंदर 100 टाइम्स पैर घुमाइए तो आपका वेट कम हो जाएगा. मतलब उनका पूरा का पूरा हिप में और ग्राउंड में पूरा पेन एग्रेवेट हो गया बिकॉज कस्टमाइज नहीं था. वी नो वन शूज डजंट फिट ऑल. तो अब उनका वेट ज्यादा था, उनको बैक का इशू था, बट उन्होंने देखा कि सब कर रहे हैं, रामदेव जी करा रहे हैं, 10,000 लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर पाऊंगी. तो हमें वहां पर वी नीड टू बी वेरी केयरफुल. हमें उसमें बहुत अपना एक इट हैज टू बी कस्टमाइज्ड एंड ऑब्वियसली जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं दे आर मॉडिफाइड अलोम विलोम एंड सो अल्टीमेटली आवर एम इज द सेम बट द पाथ मे बी डिफरेंट. So for patients, for people, those who have a sedentary lifestyle, I'll request them, suggest them to first get their muscles and joints and bones fit, and then go for any kind of power yoga or any kind of extreme or any kind of
that kind of thing. Because obvious, matlab, I am surprised and I am little shocked, and at times I feel sorry कि you doing wrong exercise, doing wrong technique is, putting more problem on the people than not doing anything. So people end up doing, because in Delhi, in metros, we people belong in shortcuts कि 15 days का क्रैश कोर्स करना है, अभी सब योगा भी करना है, पिलाटेस भी करना है, जिम भी करना है, and 15 days we want to make our body, and so it doesn't happen. There is no shortcut for fitness that way. It has to be a discipline, it has to be a day to day routine. You have to bring it to your, so in that it happens actually. जी, बिल्कुल, आपने ये ज़रूर एक अच्छी बात बताई कि शॉर्टकट नहीं है किसी भी चीज़ का, स्पेशली हेल्थ का। तो यदि आप हेल्दी होना चाहते हैं, तो शॉर्टकट से ऐसा कुछ नहीं होता। आपको एक रिजीम फ़ॉलो करनी पड़ेगी। हर पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन अलग होता है, जिसको उनको रिलिजियसली फ़ॉलो करना है और इंजरीज़ से बचना है ड्यूरिंग एक्सरसाइज़ेज़ ऑल्सो। सो योगा भी आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि आपको कोई प्रॉब्लम्स है, कोई स्पोर्ट्स इंजरी है या आपके जॉइंट्स में कोई इंजरी हुई थी, आपका कोई फ्रैक्चर हुआ था, तो ज़रूर फिजियोथेरेपी से कंसल्ट करें क्योंकि आपके लिए एक्सरसाइजेज़ अलग होंगी। हमारे साथ काफ़ी लोग हैं, इंदिरा घाई जी हैं जो बोल रही हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा है सुन के आपकी बातें। Thank you, विमला ma'am. कपूर Thank you, जी ma'am. है, गुड इवनिंग। विनायक शर्मा जी हैं, गुड इवनिंग। किसी का भी कोई सवाल यदि हो तो आप प्लीज़ टाइप करके बताइए। अल्ताफ चीमा जी हमारे साथ हैं जो कि लाहौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लाहौर के क्या Wonderful. हाल हैं? बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है कि आप हमारे साथ लाहौर से जुड़े हुए हैं। ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पे भी कुछ ठंडे इलाके होंगे और हमारे जो सारे टॉपिक्स हैं, ये विंटर इलनेसेस से रिलेटेड है। हम विंटर इलनेसेस के बारे में बात कर रहे हैं, आज बात कर रहे हैं फिज़ियोथेरेपी के बारे में, जो काफ़ी वाइटल है, स्पेशली विंटर सीज़न में। सो एज़ एज़ अ लास्ट मेजर आप फिज़ियोथेरेपी के बारे में हम सबको क्या बताना चाहेंगे सर? एक कंक्लूडिंग कमेंट। मैडम, फिजियोथेरेपी के लोगों में कुछ मिसकंसेप्ट्स हैं। दो पीपल थिंक कि फिजियोथेरेपी इज फॉर पेन। फिजियोथेरेपी ओवर ए पीरियड ऑफ लास्ट 2 decades और मे बी लास्ट 3 decades, फिजियोथेरेपी का रोल बहुत, जैसे बाकी मेडिसिन की ब्रांचेस का है, हमारा रोल बहुत बढ़ चुका है। हम लोग, वी आर नॉट ओनली इनटू ऑर्थोपेडिक्स, वी आर इनटू स्पोर्ट्स, वी आर इनटू dealing with neurological patients, we are doing chest rehabilitation, we are dealing with pediatrics, and we have most of the good schools, they have physiotherapists, because अभी जैसे obesity वगैरह का काफी बच्चों में आजकल आ गया है, तो how to deal with them, and we are there with most of the teams. We are a physiotherapy is one integral part actually of each and every sports. खेलो इंडिया में आप देखिए, क्रिकेट के साथ देखिए, so रोल बहुत बढ़ गया है। And one thing which we say, as we say कि physiotherapy is personal touch. It's not only like, so differential, we are not only treating, preventing. So as a sports injury, we need to be preventing total knowledge, किसी को आपको back to sports कैसे पेश उसको आना है, because we are in touch with the sports person throughout the recovery. So we play important role कि किसी को इंजरी हुआ है 6 हफ्ते, अगर कोई प्लेयर है 6 हफ्ते 3 महीने लग रहे हैं, तो दे आर ऑलवेज टच, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर इन टच विद देयर फिजियोथेरेपी फॉर ऑर्थोपेडिक। और तो उसमें हमारा एक रेपो डेवलपमेंट करना, उसको कॉन्फिडेंस उसका डाउन ना हो, उस चीज पे वर्क करना साइमल्टेनियसली। आज की डेट में फिजियोथेरेपी के अंदर बहुत सारी टेक्निक्स भी ऐसी आ गई हैं जो कि बहुत एडवांस हो चुकी हैं। वी नॉट ओनली ट्रेन, वी हैव गॉट सम टेस्टिंग डिवाइसेस which we have got in our center. Ours is one of the supposed to be best centers in India at least. So उसमें हम लोगों के पास कुछ टेस्टिंग डिवाइसेस हैं जिसमें उसको कितनी इंजरी है, अगर एक मसल में इंजरी हुई है, अगर वो रिकवर कर रहा है, तो हम उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं कि अगर मेरे को प्रॉब्लम 40% आज है, 2 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद 50% बेटर हो रहा है, तो पेशेंट एज ए स्पोर्ट्स पर्सन अगर मैं बात करूँ तो उनके लिए बड़ा मोटिवेटिंग हो जाता है। देन वन मोर इम्पोर्टेंट पार्ट विच वी आर कमिंग अप विद इज हाइड्रोथेरेपी, जो अभी तक इंडिया में बहुत ज़्यादा नहीं था। वी आर कमिंग अप विद अ हाइड्रोथेरेपी पूल, जहाँ पे पानी की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वो आपको, अगर आपको चोट लगी, आप रिकवर कर रहे हैं, तो इट असिस्ट यू इन रिकवरी। पेशेंट को जिसको है वो, इट असिस्ट एंड रेजिस्ट साइमल्टेनियसली।
अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आपको हेल्प करता है, अगर आप स्ट्रांग हो तो आपको रेजिस्ट करता है। तो and this was very common in South Africa and Australia as a part of rehab protocol। तो बहुत ज़्यादा एडवांस उसमें टेक्निक्स आ चुकी हैं, बहुत ज़्यादा कस्टमाइज प्रोग्राम्स बन रहे हैं। स्कूल लेवल पे जैसे मैंने आपको बताया जीरियाट्रिक पॉपुलेशन के लिए वी आर डीलिंग डिफरेंटली, देन स्पोर्ट्स, देन कार्डियो, देन न्यूरोलॉजी, जैसे आपने बताया स्ट्रोक है, वहाँ पर हमारा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट। तो जैसे बाकी सब फील्ड्स का है, अर्ली इंटरवेंशन, प्रॉपर गाइडेंस। एंड पहले हमारा जो था आज से 30 years बैक, this education was restricted to diploma only, but now we have masters in different fields, now PhD is coming up। So as the problems are getting complicated, so as the we are coming up with new ideas, we are coming up with new techniques। so my suggestion is ki don't just listen to your body, and any problem, any muscular joint pain, ache which is not settling in 2 to 3 days, do see someone, either see orthopedic, don't just treat or don't just be a doctor of, because you may loosen that golden period, and you may end up making things difficult for you। And one more thing, if you have some kind of infection, if you have some kind of injury, don't abuse your body, don't work out just कि हम लोग कर पाएंगे। So just listen to your body. That is the final conclusion। So we can come up, and we are available there। So if anybody wants to come and have discussion, or किसी को कोई particular problem है, we'll be happy to help। Thank you। जी, डॉक्टर साहब इनवाइट कर रहे हैं जिसको भी कोई प्रॉब्लम है, ये वर्क करते हैं सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में। यदि आप डिस्कस करना चाहते हैं तो इनसे डिस्कस ज़रूर कर सकते हैं। आज का हमारा एपिसोड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर था, फिजियोथेरेपी। इसको हम यही एंड करना चाहेंगे और आपको धन्यवाद देते हैं डॉक्टर आशु गुप्ता कि Thank आप you, ma'am। हमारे साथ आज जुड़े, आपने अपना वाइटल टाइम हमारे साथ व्यतीत किया। उसके लिए हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट है। मेरे कोलीग जो हैं फराज, वो दिखाएंगे हमारी तरफ से ये सर्टिफिकेट, आपका समय यहाँ बिताने के लिए हमारे साथ और हमारे श्रोताओं से जुड़ने का। हम यहाँ प्रस्तुत होते हैं मेड टॉक्स में हर रोज किसी नए मेडिकल टॉपिक के साथ, और मैं थर्सडेज को आती हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर विनी कांट्रू, मैं एक पल्मोनरी क्रिटिकल केयर फिजिशियन हूँ इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स नई दिल्ली में। कितना वाइटल होता है फिजियोथेरेपी हमारे लिए, ये हमने आज जाना। हम सर्टिफिकेट दिखाते हैं फराज, अभी आप हैं? Thank, जी, थैंक यू सो मच। thank, thank you, ma'am। Thank you, sir. It was Thanks nice a for lot. Thank you, It ma'am। was a pleasure to talk to you and listen to Pleasure is your all mine। vital information. Thank you so much. Thanks a lot। जय Thank you, ma'am। हिंद दोस्तों, हम जरूर आपसे मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई इलनेस के साथ और किसी नए दोस्त के साथ। नमस्कार और जय हिंद। जय हिंद, मैम।